जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो भाषा खंड का हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास देख रहे थे, उसमें हम लोगों ने मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास देख लिया था। थोड़ा सा ब्रज भाषा वाला बचा था, तो उन्हीं बचे हुए पार्ट्स को आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, जैसे मैं बात करूं मध्यकाल में ब्रज का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास पे, तो इन तरह के प्रश्न आए थे। ठीक है, जैसे ब्रज और खड़ी बोली का अंतर संबंध बताइए। ये आने वाले जब हम लोग खड़ी बोली पर करेंगे तो उसके बाद करेंगे, इसको खड़ी बोली की बात करेंगे। ठीक है, आधुनिक काल में काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास ब्रज के स्थापन पे क्यों हुआ, तो क्या कारण थे, प्रेस का आगमन, आधुनिकता का आगमन, ठीक है, मिशनरियों का, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे, है ना। ब्रज भाषा कैसे इसको नहीं कर पाई, तो ये ब्रज भाषा की जो सीमाएं हैं उसमें हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा खड़ी बोली और ब्रज भाषा के जो भाषाजन्य भेद हैं, इसको भी हम लोग आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे, जब खड़ी बोली हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, ब्रज भाषा की भाषिक विशेषताएं, ये सारे टॉपिक्स हो चुके थे, है ना। सूर की ब्रज भाषा, सूर पूर्व ब्रज भाषा, सूर पश्चात ब्रज भाषा, ये सारी चीजें हो चुकी थी। अब एक प्रश्न ये बचा था कि अखिल भारतीय काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा, ये इसको एक चीज समझना था जो कल बचा रह गया था। दूसरा एक टॉपिक और था इसमें कि जो ब्रज भाषा में निहित गंभीर कलात्मकता है, इसके क्या कारण है। ठीक है, तो एक बार वो प्रश्न देख लेता हूं, वो अंकुरण में हम लोगों ने करवाया हुआ था। ठीक है, जैसे खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप, तो इस पे ये सब प्रश्न है, कल इसको देखता हूं, है ना। इसमें जैसे सिद्धनाथ साहित्य पे आ सकता है प्रश्न, और देखिए हर साल पूछा है, जैसे सिद्धनाथ साहित्य में प्रयुक्त खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप, खड़ी बोली के विकास में सिद्धनाथ साहित्य का योगदान, सिद्धनाथ साहित्य में प्रयुक्त खड़ी बोली का स्वरूप। ठीक है, देखिए 16 3 19 3 22, 19 20 21 22, हाँ ठीक है, 19 3 22। ठीक है, फिर 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 20 में, 22 में खुसरो की काव्य भाषा, प्रारंभिक खड़ी बोली और खुसरो की कविता, बहुभाषाविद खुसरो, उनकी कविता, खुसरो की काव्य भाषा की प्रमुख विशेषताएं, खड़ी बोली का प्रयोग स्वरूप क्या है, खड़ी बोली की उनकी काव्य भाषा के महत्व क्या है। ठीक है, संत साहित्य की विशेषताएं, खड़ी बोली में के विकास में संत साहित्य की भूमिका क्या है, रहीम के काव्य कविता की मार्मिकता, रहीम की कविता की मार्मिकता पर प्रकाश डालिए, प्रमुख कारण क्या है, काव्य भाषा उसकी विशेषता, है ना। तो ऐसे प्रश्न आप देखेंगे, यानी कि अगर आप सिद्धनाथ साहित्य में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप देख लेंगे, तो खड़ी बोली के विकास में सिद्धनाथ साहित्य का योगदान अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो बस एक इसमें तो एक एक करते जाएंगे, टॉपिक सारे कवर होते जाएंगे। ठीक है, तो बहरहाल हम लोग चलते हैं आज फिर से। ये क्या हो गया भाई, ठीक है, चलते हैं हम लोग ब्रज भाषा वाले चैप्टर पे। तो ब्रज भाषा में सब कुछ हो चुका था, अखिल भारतीय काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का विकास कैसे होता है इसको देखेंगे, और साथ ही साथ ब्रज भाषा में जो निहित गंभीर कलात्मकता है, इसके क्या कारण है उसको देख लेते हैं। उस पर प्रश्न कराया गया था, तो एक बार डायरेक्ट प्रश्न पे आप लोग को ले चलता हूँ। रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, मैं बार बार इस चीज को बताता हूँ, लेकिन आप लोग या तो सुन नहीं रहे हैं। पहली बात तो एक ही दो लोग लिख करके दिखा भी रहे हैं। ठीक है, एक ही दो लोग लिख करके दिखा भी रहे हैं। उन्होंने जिन्होंने लिखा भी था, जिन लोगों ने, वो या तो लाइन वाली कॉपी पे लिख दे रहे हैं, भाई A4 का ये अनरूल्ड पेपर लेना है, इस पे दोनों बगल लाइन खींचिए, उस पर उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। नहीं तो जब आप मॉडल उत्तर, जब आप पेपर में जाएंगे एग्जाम में लिखने, तो कहीं न कहीं चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, तो ये प्रश्न है, ब्रज भाषा में निहित गंभीर कलात्मकता के कारणों की पहचान कीजिए, साथ ही इसके संक्षेप में इसकी सीमाएं भी बताइए। ठीक है, तो अब कौन कौन से जो कल फैक्ट पढ़े थे, जैसे ब्रज भाषा, तो कहाँ पे है, ब्रज प्रदेश की, ब्रज प्रदेश में थोड़ा सा डाल दीजिए, मथुरा या ब्रज मंडल, ऐसे सीधे कुछ नहीं पता तो ब्रज भाषा ब्रज मंडल या ब्रज प्रदेश की प्रमुख मतलब बोली है, जो कि सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित मानी जाती है। ठीक है, डायरेक्ट आप थोड़ा सा अपना बता सकते हैं इसमें, है ना, जो भी कल हम लोगों ने पॉइंट पढ़े थे। जैसे देख एक बार कल वाला रिकॉल भी करा देता हूँ। ठीक है, देखिए ये रहा, मूलतः क्या है, सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश, और मध्य देश की प्रमुख बोली थी, ब्रजमंडल में ये क्षेत्र थे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सब का। ठीक है, तो ये चीजें आप बता सकते हैं। अब ब्रज भाषा में जो निहित गंभीर कलात्मकता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो एक बार उस पर देख लेते हैं। तो ब्रज भाषा में निहित जो पहली बात, तो जो गंभीर जो कलात्मकता होती है, वो दो तरीके से देखी जा सकती है। एक तो कवि की क्या क्षमता है, ब्रज भाषा में कौन कौन से ऐसे कवि हुए थे जिनका नाम लेकर के आप ब्रज भाषा को कलात्मक, या जिनका सहारा लेकर के आप ब्रज भाषा को कलात्मक घोषित कर सकते हैं। दूसरा, भाषा की स्वयं की क्षमता क्या है। ठीक है, भाषा की स्वयं की क्षमता क्या है। तो जैसे अगर मुझे इसका प्रश्न का उत्तर लिखना होता, तो मैं यहाँ पे सौरसेनी अपभ्रंश की भी चर्चा करता। ठीक है, कि सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई थी, मध्य देश की प्रमुख भाषा थी, ब्रज भाषा ब्रज प्रदेश, वर्तमान में ब्रज प्रदेश के एवं इसके आसपास बोली जाती है। फिर मैं बताता कि गंभीर कलात्मकता जो होती है, ब्रज भाषा की जो कलात्मकता है, वो अपने आप में निर्विवाद है।
ठीक है, कलात्मक भाषा होने के कारण ही इसको सीमा में बता देता, ठीक है, संक्षेप में इसकी सीमा बताता, तो सीमा बताता कि गंभीर कलात्मक होने के कारण ही 19वीं शताब्दी में जब खड़ी बोली आगे आती है तो ब्रज भाषा लोप हो जाती है, क्योंकि ये आधुनिकता को वहन नहीं कर पाती है, ठीक है। तो गंभीर कलात्मकता फिर बताता थोड़ा सा कि गंभीर कलात्मकता, अगर गंभीर कलात्मक चीजों मतलब तत्वों की बात करें तो गंभीर कलात्मकता के जो तत्व हैं वो कवि की क्षमताओं पे देखे जाते हैं, दूसरा भाषा की क्षमताओं के आधार पे परखा जाता है। तो गंभीर कलात्मकता को कवि और भाषा की क्षमता के आधार पे परखा जाता है, ये चीजें आप बता देते, ठीक है। फिर इसमें बताना है भाषा की क्षमता के आधार पर, और फिर बताना है आपको कवि की क्षमता के आधार पे, ठीक है। तो एक हेडिंग डाल लीजिए, भाषा की क्षमता के आधार पे जो ब्रज भाषा है उसकी कलात्मकता, ठीक है। तो ये देखिए शब्द बचाया गया यहाँ पे, भाषा की क्षमता के आधार पर ब्रज भाषा की कलात्मकता, ब्रज भाषा की कलात्मकता, यहाँ पे थोड़ी सी हेडिंग डालिए, ठीक है, कलात्मकता, ठीक है, कलात्मकता। और प्रॉपर ऐसे पेपर लेकर के ऐसे प्रेजेंटेशन रखना है। कल कॉपी आई थी तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ उसको देख करके, भाई यहाँ से पैरा शुरू कर रहे हैं, लाइन वाली कॉपी पे लिख रहे हैं, जबकि साफ मना किया गया है ना। तो ये सब चीजें मत करिए, ये सब चीजें आपको बहुत नुकसान डालेगा, ठीक है। तो जो गंभीर कलात्मकता की जो जो तत्व हैं वो सारे तत्व आपके किस में आ जाएंगे, ब्रज भाषा की शक्तियां, ठीक है। तो एक बार हम लोग पहले देख लेते हैं ब्रज भाषा की शक्तियां, फिर इस प्रश्न को फिर से करेंगे, ठीक है। तो ब्रज भाषा की शक्तियां देख लेते हैं। जो कल वाला बचा रह गया था, ये सारे हो गए थे सुरुगिन, ये सारे। पहले तो एक टॉपिक ये भी था कि अखिल भारतीय काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा, ठीक है, कि अगर बात करेंगे एक प्रश्न आ सकता है कि अखिल भारतीय काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा, इस पर टिप्पणी करने को प्रश्न आ सकता है, या ऐसे देख सकता है कि क्या अखिल भारत ब्रज भाषा अखिल भारतीय काव्य भाषा के मतलब वह कौन कौन से कारण थे जिसके कारण ब्रज भाषा अखिल भारतीय काव्य भाषा के रूप में मध्यकाल में प्रमुख भाषा के तौर पर प्रमुखता पाती है। तो क्या ना उदाहरण विवेचन कीजिए, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि ब्रज भाषा के अखिल भारतीय, पहले तो ब्रज भाषा को आप अखिल भारतीय, या ऐसे प्रश्न दे सकता है कि क्या आप मानते हैं कि ब्रज भाषा मध्यकाल में अखिल भारतीय काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी, यदि हाँ तो इसके पीछे कारणों का कारण सप्रमाण उत्तर दीजिए, ठीक है। तो वही चीजें आप बताएंगे, है ना। तो प्रश्न ऐसे आ सकता है या डायरेक्ट आ सकता है कि अखिल भारतीय काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा, इस पे आपको टिप्पणी करने को आ सकता है, ठीक है। जैसे आदिकाल और भक्ति काल में हम लोगों ने देखा था कि जो ब्रज भाषा है उसके साहित्यिक उदाहरण आदिकाल से मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन भक्ति काल में भी अच्छे खासे मात्रा में मिलते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति काव्य धारा तक ही ये सीमित रहती है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि अमीर खुसरो के बाद भक्ति काल में सूरदास एक प्रमुख कवि बन के उभरते हैं। फिर जो अष्टछाप है वहां पे जो पुष्टि मार्गी अष्टछाप वाले हैं वो पूरा लिखते हैं, ठीक है। लेकिन भक्ति काल के बाद जब भक्ति काल खत्म होता है तो भक्ति काल में वो ब्रज क्षेत्र तक ही सीमित रह जाता है। भक्ति काल के बाद अचानक ऐसा होता है कि ये अपने क्षेत्र का, अपने भौगोलिकता का अतिक्रमण करती है और ब्रज क्षेत्रों के बाहर, जो ब्रज मंडल का क्षेत्र है, जो ब्रज प्रदेश का क्षेत्र है, वहां से बाहर निकल करके जो ब्रज भाषा प्रसिद्ध हो जाती है। जैसे कि आप पूर्वी बंगाल साइड में देखेंगे तो ब्रज भाषा का एक रूप है बुली, ठीक है, ब्रज बुली, है ना, जिसमें ये संकीर्तन वगैरह करते थे, ठीक है। तो मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह ये पहुंच जाते हैं, ठीक है। क्या कारण थे इसके पीछे, ठीक है। तो विस्तार के कारण और विस्तार के प्रमाण ये सब देखेंगे, जैसे पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, गुजरात में, बंगाल में, फिर आधुनिक काल में भी, भारतेंदु युग में भी ब्रज भाषा कैसे बची रह जाती है, थोड़ी मोड़ी ही सही लेकिन कैसे बची रह जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें आप बताएंगे कि ब्रज भाषा का ये प्रमाण है, ठीक है। तो अखिल भारतीय काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा, तो सबसे पहले बताएंगे कि ब्रज भाषा के अखिल भारतीय भाषा होने के क्या प्रमाण है, ठीक है। तो ये देखिए, अब बात करते हैं तो भूमिका में ब्रज भाषा के बारे में बता देंगे, फिर ब्रज भाषा के अखिल भारतीय भाषा होने के प्रमाण आप देंगे, ठीक है। जैसे आप बताएंगे कि आरंभिक उदाहरण भले से अमीर खुसरो के काव्य मिलते हैं, लेकिन सूरदास के दौर में ये जो है ब्रज भाषा प्रमुखता पाती है। सूरदास तो ये चर्चा कर ही रहे थे, लेकिन राम भक्ति काव्य धारा पर भी इसका
प्रभाव पड़ता है। तो सूरदास वगैरह के बारे में बताने लगेंगे तो वो थोड़ा सा आपका समय मतलब किल हो जाएगा, समय जो आपको पेज मिले हैं वो भर जाएंगे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट शुरू करिए कि ब्रज भाषा के अखिल भारतीय भाषा होने के प्रमाण ये चीजें हैं, जिसमें सूरदास की चर्चा जरूर करनी है। सूरदास व अष्टछाप कवियों के अतिरिक्त तत्कालीन भक्ति काल में राम भक्ति काव्य धारा पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, जो कि वैश्विक महानतम कृति श्री रामचरितमानस के रूप में अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस का रचना करने के बावजूद भी तुलसीदास ब्रज भाषा में लिखने को प्रोत्साहित होते हैं। ठीक है, जैसे तुलसीदास अवधी के विद्वान थे। ठीक है, लेकिन उनकी कई कविताएं जैसे विनय पत्रिका और कवितावली आपकी सिलेबस में भी है। ठीक है, इसमें भी उन्होंने क्या किया है, अपनी रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, जैसे राम सो बड़ो है कौन, राम मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। ठीक है, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। तो राम भक्ति काव्य धारा पर भी प्रभाव बताएंगे। फिर बताएंगे पंजाब में सिख गुरुओं धारा, बल्कि पंजाब में सिख गुरुओं को आप पहले नंबर पर कर लीजिएगा, नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, नंबर 1 क्या करेंगे आप, नंबर 1 में क्या बता सकते हैं, राम भक्ति काव्य पंजाब में सिख गुरुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे पंजाब के जो गुरु थे, जैसे गुरु नानक के समय से ही ब्रज भाषा में जो गुरु परंपरा है उसमें ब्रज भाषा का प्रभाव दिखता है। ठीक है, और जो गुरु गोविंद सिंह थे उसमें तो स्पष्ट रूप से दिखता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कल चर्चा की थी। फिर राजस्थान में मीराबाई चानू, एक सेकेंड, ये राजस्थान में मीराबाई, ठीक है, देखिए गूगल बाबा का कृपा। ठीक है, बस एक सेकंड, ये क्या हो गया भाई, बस थोड़ा सा, ये कुछ चीजें हैं जो कि, ठीक है, तो बस ये सही हो गया, है ना। तो ब्रज भाषा के अखिल भारतीय भाषा होने के प्रमाण में फिर आगे चर्चा कर सकते हैं। राजस्थान में मीराबाई का और रीतिकालीन बिहारी का। ठीक है, कहत न रिजत खिलत मिलत खिलत लजियात बड़े वन में करत है नाना नीजो बात, तो बिहारी वगैरह की चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, जो ओरछा मध्य प्रदेश में केशव दास, ठीक है, केशव दास की चर्चा कर सकते हैं। तो केशव दास लंबे समय तक ओरछा के दरबारी कवि थे और उन्होंने भी ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। ठीक है, ये चीज ये है आपका केशवदास का। तो केशवदास का उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में कवि भूषण की चर्चा की है, जो शिवाजी के दरबारी कवि थे। ठीक है, ये भी रीतिकाल के दौर में ही ब्रजभाषा वहां पे भी पहुंच जाती है महाराष्ट्र में, है ना। नामदेव की हम लोगों ने कल चर्चा की थी। ठीक है, तो उनमें मिलता है ना। इसके अलावा खुसरो, दिल्ली में खुसरो, गुजरात में नरसिंह मेहता, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु और फिर भारतेंदु युग में भी ब्रजभाषा के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो इसकी बताएंगे कि ब्रजभाषा जो है अखिल भारतीय भाषा है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। अब अखिल भारतीय विस्तार के कारण क्या थे, तो अखिल भारतीय विस्तार के कारण में फिर वही आप बताएंगे कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा और रीतिकाल दोनों ही श्रृंगार समन्वित श्रृंगार केंद्रित थे। ठीक है, यानी कि जैसे आप इसको बता सकते हैं कि जब कृष्ण भक्ति काव्य धारा का दौर था तो सूरदास के हाथों में पढ़ करके ब्रज भाषा श्रृंगार की विशेषीकृत भाषा बन गई थी। ठीक है, और जो ब्रज भाषा थी उसमें न तो अवधि का अवधात्त था और न ही खड़ी बोली की अखड़ता। ठीक है, इसमें क्या था, ब्रज भाषा का माधुर्य था और इस वजह से ब्रज भाषा श्रृंगार के लिए प्रमुख भाषा बनती है। और रीतिकाल जो दरबारी सामंती वातावरण का काल था, जिसमें श्रृंगार पे ही कवियों को पैसा मिलता था, श्रृंगारिक रचनाएं करनी रहती थी, तो उसके लिए तो ये प्रमुख भाषा बनी जाती है। ठीक है, फिर मुक्तक परंपरा का जो अभूतपूर्व विकास होता है, जिसमें चंचलता व तेजी आवश्यक थी। हाँ, थोड़ा सा इसको बाहर कर लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। ये परेशान, ठीक है, वही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आके ये बोतल उतर गिरा देता है, फिर परेशान करता है। तुमसे कहा जा रहा बाहर, ये उल्टी किया असल में, इसीलिए वो कुछ ले करके कुछ दिखा करके बस हम बुला लिए। ठीक है, तो रीतिकाल में जो मुक्तक परंपरा का विकास होता है, ठीक है, तो मुक्तक जो परंपरा है उसमें चंचलता और तेजी आवश्यक होती है। ब्रज भाषा चंचल और जो तेजी के गुण हैं वो ब्रज भाषा में बहुत ही अधिक मात्रा में रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए गंभीर और औदात्य जो अवधि है या जो खड़ी बोली है, वो मुक्तक परंपरा को उतना ज्यादा नहीं ढो पाती है। हालांकि अभी जो मुक्तक लिखे जा रहे हैं वो खड़ी बोली में लिखे जा रहा है, लेकिन उस समय ऐसा माना जाता था कि मुक्तक जो परंपरा है वो ब्रज भाषा में ही व्यक्त हो सकती है। ठीक है, इसी प्रकार अनुकूल दरबारी और राजनीतिक माहौल मिला। ठीक है, केंद्रीय शासन स्थापित हुआ, दूर दूर तक ऐसे दरबार अस्तित्व में आए जहां पे श्रृंगार और कलात्मक चीजों को
प्रश्रय मिलना शुरू हुआ। ठीक है, तो इस वजह से राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ठीक है, हर जगह आप देखेंगे, ओरछा वगैरह हर जगह जो है ब्रज भाषा का प्रभाव बढ़ता है। ठीक है, परवर्ती धारा भी जैसे भक्ति काल के साथ साथ जब भक्ति की धारा समाप्त हुई तो रीति काल में ये सीमित रूप से, मतलब रीति काल में तो ब्रज भाषा मिलती है, रीति काल के बाद भी, ठीक है, रीति काल के बाद भी जो आधुनिक काल तक, रीति काल में भी और आधुनिक काल तक में भी जो कृष्ण भक्ति काव्य लिखे गए वो आपका जो है अखिल ब्रज भाषा में लिखे गए। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी कि जो रीति काल का माहौल था, सबसे बड़ी बात की थी कि जो भक्ति काल था 250 से 300 वर्षों का जो भक्ति काल था, उसने क्या किया, जनता को जनता जैसे आनंद की खोज में हमेशा रहती है, और ब्रज भाषा में जो कलात्मकता थी, जो कोमलता थी, जो संगीतात्मकता थी, जो लय था, जो प्रवाह था, इन सब गुणों ने क्या किया, जनता को आनंद विभोर कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से जनता की चित्रवृत्ति आनंदमूलक हो गई, इस वजह से भी ब्रज भाषा अखिल भारतीय विस्तार पाती है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप कंक्लूड कर सकते हैं। फिर बताएंगे कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में या 19वीं शताब्दी के अंत में जो है तमाम राजनीतिक सामाजिक कारकों प्रेस के विकास, ईसाई मिशनरियों के आगमन आदि ने खड़ी बोली को प्रश्रय दिया और ब्रज भाषा की जो विशेषताएं थी वही इसके लिए खतरा बन गई। ठीक है, तो अब एक बार वो देख लेते हैं कि ब्रज भाषा की शक्ति क्या है और ब्रज भाषा की सीमाएं क्या हैं। तो सीमाएं कोई आप चाहिए तो कंक्लूजन में लिख देंगे। ठीक है, तो प्रश्न एक बार इन सब चीजों को समझिए और फिर प्रश्नों को एक बार फिर से देख लिया जाएगा। ठीक है, जैसे ब्रज भाषा की अगर शक्ति की बात करें तो वही कोमलता और माधुर्यता, इसमें कोमल और माधुर्य गुण जो है ये बहुत ज्यादा है। जैसे ट वर्ग ध्वनियों का अधिक प्रयोग इसमें होता है। ठीक है, जो जैसे ट वर्ग ध्वनियों का प्रयोग होता था उसमें आपका क्या बोलते हैं अवधि में। ठीक है, इसमें जो है म न ल प म न ल, ठीक है, इन सब का, ठीक है, प म न ल, ठीक है, और ट वर्ग, ठीक है, ट वर्ग भाषा ढ, ठीक है, ढमट ढमट ढमट, ठीक है, ढ ड, ठीक है, ढ, ये जो ध्वनि थे आपके ब्रज भाषा सॉरी अवधि में थे और ये जो है आपका ब्रज भाषा में था। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, ब्रज भाषा की ये मूल शक्ति बनकर के उभरती है कि कोमलता और माधुर्य गुणों से ये ओतप्रोत हो जाती है। कैसे, क्योंकि अगर भाषा में अगर ध्वनि में प म न ल, ठीक है, जैसे ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही वृंदावन गोकुन वन उपवन सगन कुंज की छाई, इसमें ट ड ढ का प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे लेकिन म का प्रयोग आपको इसमें दिखेगा। ठीक है, न उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, ठीक है, मोहि है ना, तो प म न ल का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि भाषा में जैसे इन ध्वनियों की अधिक आवृत्ति होगी तो भाषा माधुर्य गुणों से भर जाती है। ब्रज भाषा की मधुरता और कोमलता भी इन्हीं तत्वों पे टिकी रहती है। वो ट वर्ग प्रधान, ड वर्ग प्रधान और ढ वर्ग प्रधान भाषा नहीं थी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो कोमलता है, ये जो माधुर्य है, इसके कारण ब्रज भाषा वात्सल्य और श्रृंगार के रूप में श्रृंगार का प्रयोग करने वालों के लिए विशेषीकृत भाषा बन जाती है और इस कारण श्रृंगार की मार्मिकता इसमें उच्चतम स्तर पे आपको दिखाई देगी। जैसे शोभित कर नवनीत लिए घुटनुरी चलत रेणु तंड मंदित मुख धदि लेप किए। ठीक है, तो ब्रज भाषा में जो वात्सल्य वर्णन है वो क्या करता है, जैसे लोग बोलते हैं कि ब्रज भाषा में, कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि ब्रज भाषा का जो वात्सल्य वर्णन है, बेसिकली सूरदास का जो वात्सल्य वर्णन है वो अपने आप में सबसे उच्चतम वात्सल्य वर्णन है। ठीक है, वो और किसी साहित्य में आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो माधुर्य गुण की अत्यधिक उपस्थिति के कारण ब्रज भाषा में श्रृंगार की मार्मिकता भी उच्चतम स्तर पर दिखती है। जैसे साथ ही ये श्रृंगार की मार्मिकता को अगर एक प्रश्न ऐसे आ सकता है कि ब्रज भाषा में श्रृंगार की मार्मिकता, हालांकि अभी प्रश्न पूछने का स्कोप नहीं है लेकिन भविष्य में पूछ सकता है। जैसे अगर श्रृंगार की मार्मिकता, जैसे अभी पूछ रहा है कि एक ये था, मैं दिखा देता हूँ, खड़ी बोली। ठीक है, जैसे रहीम की कविता की मार्मिकता, ठीक है, तो ऐसे पूछ सकता है कि ब्रज भाषा की या सूरदास की मार्मिकता, ठीक है, सूरदास के काव्य भाषा की मार्मिकता। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, ये कहाँ चला गया भाई, तो श्रृंगार की मार्मिकता एक प्रश्न इस पे भी आ सकता है भाई, एक नोट कर लो। ठीक है, रहीम के काव्य की मार्मिकता, सूरदास के काव्य की मार्मिकता या श्रृंगार की मार्मिकता इसमें उच्चतम स्तर पे दिखती है। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि ये ब्रज भाषा जो है न केवल संयोग श्रृंगार का वर्णन करती है बल्कि वियोग श्रृंगार भी करती है। जैसे बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई सौह करें
भौहन हंसे दैन कहें नटी जाई, ठीक है, बिहारी की पंक्ति है, ठीक है। वहीं वियोग श्रृंगार तो भाई उनमें पूरा विप्रलंब श्रृंगार ही है आपका, ठीक है। जैसे निर्खत अंग श्याम सुंदर की बार बार लावत छाती, लोचन जल कागद मस मिलके बह गई श्याम श्याम की पाती, ठीक है। ये पूरी चीजें मतलब ये संयोग और वियोग का तो आपके पास एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। गौरव सर बता भी रहे थे कि मैंने पूरे जो एग्जाम्पल्स हैं रटवा दिए, आप बार बार दोहराइएगा मत, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये संयोग और वियोग श्रृंगार को तो जन्म देती ही है, ठीक है। ये अन्य भावों को भी प्रश्रय देती है, ठीक है। जैसे अली बंधी ही सो बिंधियो आगे कौन हवाल, तो उपदेश देना, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि एक प्रश्न आया था कि बिहारी के काव्य में उपदेशकता ऐसे करके कि मतलब बिहारी जो काव्य है वो उपदेश परक है। जब बिहारी वाला हम लोग पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन को कराऊंगा भी। तो बिहारी की काव्य में ढूंढ ढूंढ के भाई हर जगह श्रृंगारी घोर श्रृंगार लिखे हैं, ठीक है। तो आज के जमाने में बिहारी को लिखते तो बल्कि लोग बैन करवा देते कि अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के नाम पे भाई क्या लिख रहे हो, ठीक है। तो बिहारी के काव्य में जो अन्य भाषा को जो प्रश्न है, बिहारी से एग्जाम्पल ले सकते हैं, अली बली ही सो बदियो आगे कौन हवाल, राजा को उपदेश देते हैं। या आप बता सकते हैं कि तेते पाँव पसारिए जेती लंबी लंबी सौर, ठीक है, ये भी आपको उपदेश दे रहे हैं। उनका है प्रताप नारायण मिश्र का कि कौन करे जो नहीं कसकत है, कौन करे जो नहीं कसकत सुन विपत्ति बाल विधवन विधवन की, ठीक है, विधवावन की, है ना, प्रताप नारायण मिश्र का। ये सब चीजें बता सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि केवल श्रृंगार ही थे बल्कि अन्य भावों को भी इसमें आश्रय मिलता है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कि संगीत व लय के लिए अनुकूल भाषा है, ठीक है। आप इसमें गा सकते हैं, जो इसमें ब्रज भाषा में जो गति है, जो प्रवाह है, जो चंचलता है, इसकी दृष्टि से यह एक बेहतरीन भाषा बन करके सामने आती है। इसमें रचनाकार को जो रचनाकार हैं उसमें उनको एक पर्याप्त अवसर देती है कि अपने भावों को वो उतार चढ़ाव के साथ कह सके, ठीक है। जैसे बात करेंगे उनकी, यही उदाहरण ले सकते हैं, घुटरुन चल रेणु तन मंदित शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुनी चलत रेणु तन बंदित मुख दधि लेप किए, ठीक है। या मैया कबहू बढ़ेगी चोटी कितनी दूर में दूध पियत भई यह बहु है छोटी, ठीक है। मैया मोई दाहू बहुत खिजायो मोसो कत मोल को लीनो तू जसमत कब जायो, ठीक है, ये सब। या फिर ये वाला उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही गोकुल वृंदावन वन उपवन सगन कुंज की छाई, ठीक है। तो संगीत और लय अनुकूल ये भाषा है, पूरे आप पद गा सकते हैं, ठीक है। पूरे जो गति है, जो प्रवाह है, जो चंचलता है, ये एकदम भरपूर है। तो इसकी वजह से मुक्तक परंपरा के लिए अनुकूल भाषा बन के उभरती है, ठीक है। भाषाई लचीलापन भी इसमें अवधि के मुकाबले ज्यादा है, ठीक है। जैसे मतलब अवधि में भी भाषाई लचीलापन था, उसने भी हम लोगों ने देखा था कि तुलसीदास जी या जायसी जी ने जो है पूरे अन्य भाषाओं से भी तत्वों को ग्रहण किए, लेकिन ब्रज भाषा इससे और ज्यादा निकलती है। न केवल भाषाई तत्वों को ग्रहण करती है बल्कि पूरे जो है अखिल भारतीय स्तर पे भी छा जाती है। भाषाई लचीलापन इसका इतना ज्यादा है, ठीक है। जैसे भूगोल का भी अपना अतिक्रमण कर लेती है ना। जैसे बोलते हैं ना वो भिखारी दास, ब्रज भाषा है तू ब्रजवासी ना अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बोली है, ऐसे ऐसे कविन की बोली है सो जानिए, ठीक है, अनुमानो, है ना। तो ये चीजें आपको ब्रज भाषा में मिलेंगी। अगर सीमाओं की बात करें तो सबसे बड़ी बात क्या थी कि ब्रज भाषा की सबसे बड़ी मूल सीमा क्या थी, यह जो है तीव्र भावुकता का संप्रेषण करने में विशेषीकृत हो जाती है। जैसे आप तुलसीदास का भी देख लीजिए, विनय पत्रिका विनय कर रहे हैं, ठीक है, विनय पत्रिका में विनय कर रहे हैं। कवितावली में पूरी जो है मतलब दीन याचक की तरह लिखे हैं, राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। विनय पत्रिका में पूरा विनय ही है, ठीक है ना। तो वहां पे फिर सूरदास की कविता की में तो पूरा विनय भरा हुआ है, ठीक है। पूरा जो गोपियां प्रलंब काव्य के रूप में पूरी बता रही हैं, ठीक है। जैसे वही वाला निर्खत अंग श्याम सुंदर की बार बार लावित छाती, लोचन जल कागद मसी मिलके बह गई श्याम श्याम की पाती। तो ब्रज भाषा की सबसे बड़ी मूल सीमा बन करके उभरती है कि इसमें जो है तीव्र भावुकता है, और तीव्र भावुकता के कारण ये गंभीर वैचारिकता के निर्वाह को नहीं पूरा कर पाती है। तो यही सब चीजें फिर खड़ी बोली से जुड़ेंगी, ठीक है, कि ब्रज भाषा का विकास क्यों रुक गया, क्योंकि गंभीर वैचारिकता का निर्वाह नहीं कर पाती थी, ठीक है। खड़ी बोली में ये एग्जाम्पल जोड़ दीजिएगा, वहां पे दिया नहीं हुआ है, जिस भी नोट से आप लोग पढ़ रहे होंगे तो ये एग्जाम्पल आप वहां पे जोड़ देंगे कि खड़ी बोली का विकास क्यों हुआ, कि गंभीर वैचारिकता को निर्वाह करने में सक्षम, जीवन की समस्याओं को आप ब्रज भाषा में बता सकते हैं। विशेषकर जब आजाद भारत की आज़ादी के बाद जो पूरी 1918 के बाद जो पूरी छायावाद के बाद जो चीजें चलती हैं वो आप उसका उदाहरण दे सकते हैं। प्रबंध काव्य अनुकूल भाषा, ठीक है,
जो राम की शक्ति पूजा या फिर जो बड़े बड़े भारत भारती, ठीक है, ये आपका कामायनी, तो प्रबंध काव्य अनुकूल भाषा है, ठीक है। अति कलात्मक साधारण जीवन को अपने उसमें शामिल करती है। राजनीतिक और भौगोलिक सीमा का अतिक्रमण कर पाई, इस वजह से खड़ी बोली विकसित हुई। तो जो इसकी सीमाएं हैं वह खड़ी बोली की क्या हो जाएंगे, पक्ष हो जाएंगे। प्लस ईसाई मिशनरियों वाला, राजनीतिक कारकों वाला, ये सब चीजें आप वहां पे जोड़ देंगे, ठीक है। तो इन चीजों से भी जो इसकी कमियां रहेंगी वो चीजें वहां से जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा कि आपका जो उत्तर है वो अन्य लोगों के मुकाबले थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी सीमाएं हो जाएंगी, ठीक है। जैसे चंचल व प्रभावपूर्ण भाषा के तौर पे आती है, ठीक है। तो इस वजह से मुक्तक काव्यों के लिए बड़ी शक्ति बनती है, लेकिन प्रबंध काव्य के लिए ये अनुकूल नहीं रहती है ना। अति कलात्मक, साधारण जीवन से दूर, तो इस वजह से क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि रीति काल में तो ये इतना ज्यादा कलात्मक हो जाती है कि मतलब जैसे बहुत ज्यादा चीनी खा लीजिए तो आपको जहर हो जाएगा, तो एकदम सेम वैसे ही बहुत ज्यादा श्रृंगार हो जाएगा तो जहर कर दिए थे। अब आप जब इनको बिहारी पढ़ेंगे ना तो गरियाएंगे भी, इसीलिए और ये गाली नहीं देंगे मतलब, लेकिन इतना खतरनाक लिखे हैं श्रृंगार कि आप देखिएगा, पढ़िएगा, मतलब द्विअर्थी, ठीक है, सीधे सीधे डुअल लैंग्वेज बिहारी में मतलब भरा पड़ा है। यदि अर्थी वही समझ पाएगा जिसकी मानसिक अवस्था भी उसी से मैच करे, ठीक है। बिहारी को सब लोग नहीं समझ पाएंगे। तो अति कलात्मक, साधारण जीवन से दूर हो जाती है, ठीक है। बेसिकली दरबारों वगैरह तक सीमित रहती है, लोग जो है धीरे धीरे उससे दूर हो जाते हैं। और राजनीतिक और भौगोलिक सीमा का अतिक्रमण ये बहुत ज्यादा नहीं कर पाती है। आप देखेंगे अखिल भारतीय स्तर पर फैली थी, लेकिन बहुत समय तक नहीं कर पाती है। बहुत दूर तक तो कर लेती है, लेकिन बहुत समय तक नहीं ढो पाती है इसको, ठीक है। लोगों की जो अपेक्षाएं थी, लोगों की जो जल्द मतलब आधुनिकता का जो वहन नहीं कर पाती है, तो इस वजह से राजनीतिक और भौगोलिक सीमा इसकी बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल पाता। राजनीतिक कारण मतलब जैसे ईसाई मिशनरियों वगैरह को ये ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती है ना, मानकीकृत होने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि खड़ी बोली मानकीकृत हो जाती है। तो ये सब चीजें आप वहां पे पॉइंट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सीमाएं हो गया, ब्रज भाषा की शक्तियां हो गई, अखिल भारतीय भाषा होने के प्रमाण हो गए, और अखिल भारतीय विस्तार के कारण हो गए, ठीक है। ये सब चीजें आप चर्चा कर सकते हैं। अब ब्रज भाषा में निहित गंभीर कलात्मकता के कारणों की पहचान कीजिए। तो भूमिका हो गया था, ठीक है। तो देखिए मेरे हिसाब से आप लोग को क्या करना है, जो भी लोग 2024 वाले इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो 2024 वाले एक एक प्रश्न का इसमें उत्तर लिखेंगे, और हर प्रश्न में भले भूमिका दोहराइए, जितना लिखेंगे ना उतना याद होगा, ठीक है। तो लिखिएगा भूमिका, ये नहीं कि अच्छा जो शॉर्ट नोट्स अलग बनाइएगा, प्रश्न की प्रैक्टिस अलग कीजिएगा। 2024-25 वाले जरूर ये काम करेंगे, जरूर करेंगे। अगर सिलेक्शन लेना है, नंबर अच्छे पाने हैं यूपीएससी में, तो जरूर ये सब काम करना है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे भाषा की क्षमता के आधार पर ब्रज भाषा में कौन सी भाषाई क्षमता थी जिसके आधार पर इसमें गंभीर कलात्मकता के कारणों की खोज कर सकते हैं। जैसे जो इसकी जो मूल शक्ति है वो इसमें कोमलता व माधुर्य है। जैसे वात्सल्य वर्णन का जो स्तर ब्रज भाषा में दिखता है, वैसा किसी अन्य भाषा में दिखता ही नहीं है। वही उदाहरण फिर से यहाँ चेप दीजिए। शोभित करना उन्नीत दिए, घुट चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, ठीक है। तो इस थोड़ा थोड़ा सा एग्जाम्पल भी डालते जाएंगे, है ना। तो माधुर्य गुण की अत्यधिक उपस्थिति जहाँ पे श्रृंगार की मार्मिकता को अंकन करने में सक्षम बनाती है, ठीक है। तो श्रृंगार की मार्मिकता फिर क्या बता देंगे, संयोग श्रृंगार, ठीक है, और वियोग श्रृंगार। जैसे बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, ये संयोग श्रृंगार में, और निर्कत अंग श्याम सुंदर की बार बार लावत छाती, ये आपका हो जाएगा वियोग श्रृंगार में, ठीक है। फिर आगे बताएंगे कि गति प्रवाह, जो चंचलता के गुण थे, इसके कारण जो कवि है अपनी बात को बेहद कम शब्दों में कह पाता है। अद्भुत समाहार जो क्षमता है वो यहाँ पे दिखती है। जैसे वही कहत नटत रेजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन नहीं तो बात। तो सारे एग्जाम्पल देख रहे हैं, सारा यही लगेगा, ठीक है। इसके अलावा बता सकते हैं लचीलेपन के गुण के कारण यह अन्य बोलियों के तत्वों को भी धारण करती है, अभी जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है। जैसे ये क्या करता है, बेसिकली जो गंभीर गत्यात्मकता प्रदान करता है ना, और अन्य भावों को में भी सहज व्यक्त करता है। जैसे तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, ठीक है। कौन करे जो नहीं कसकता है, सुन विनती बाल विधावन की, ठीक है, ये वाली, है ना। अली बदी ही सो विधियो आगे कौन हवाल, है ना। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं कि ये अन्य भावों को भी सहज अभिव्यक्त कर पाता है। इसके अलावा इसकी जो संगीतात्मकता है, जो तन्मयता का स्तर है, इसके सर्वोच्च भाषिक क्षमता होने को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो संगीतात्मकता और तन्मयता को बता सकते हैं। राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो, है ना। फिर कविता, अच्छा ये सब जब एग्जाम्पल देंगे ना थोड़ा सा हट करके, जैसे राम भक्ति काव्यधारा के तुलसीदास का आपने एग्जाम्पल दे दिया, तो परीक्षक को लगेगा कि हाँ भाई इसने
गंभीरता से अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, अब कवि की क्षमता के आधार पर अगर ब्रज भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा में साहित्य की परंपरा, भाई इसमें तो आप भर भर के लिख लोगे। ठीक है, जैसे सूरदास से शुरू होगी, सूरदास से पहले क्या अमीर खुसरो से शुरू कर लो। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे अमीर खुसरो का एग्जाम्पल डाल सकते हैं, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो भाई इतने स्कॉलर व्यक्ति थे कि आचार्य शुक्ल का ही शायद कथन था या भोलानाथ तिवारी का, दोनों में से किसी एक का कथन था कि अमीर खुसरो में खड़ी बोली देखिए तो लगता है कि खड़ी बोली इतनी चिकनी हो गई थी कि आज जैसी लगती है। ब्रज भाषा देखिए तो वो भी लगता है आज जैसी। अवधि देखिए तो वो भी लगता है आज जैसी। ठीक है, जैसे वो कैसे जी हाल मिसकी मुकुंद तगाफिल दुराए नैना बनाओ बतियां, फारसी में लिख रहे हैं। फिर है जो मैं पिया को यूं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, है ना। तो पूरा अमीर खुसरो, भाई अमीर खुसरो के साथ चाहिए तो थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए। ठीक है, फिर ब्रज भाषा में जो साहित्य की परंपरा है वो सूरदास में आरंभ नहीं होगी, बल्कि यहाँ से बता सकते हैं कि सूरदास में और ज्यादा परिपक्व होती है, जिसमें बिंब अलंकार वक्रता जैसे तत्वों के माध्यम से वात्सल्य और श्रृंगार को इसका पूरक बना देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं कि नेत्रहीनता और जो विभाव योजना का सीमित होने से विषय विस्तार का अभाव क्या करता है, उनको कलागत श्रेष्ठता को उभारने में सफल रहता है। अच्छा देखिए, बहुत अच्छा ये मैंने, अच्छा मेरा ये राइटिंग है भाई, ये मैंने ही लिखा है उत्तर। ठीक है, ये देखिए कितने कम शब्दों में पूरी चीजों को बता दिया कि एक तो वो नेत्रहीन थे, कल हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, तो इससे क्या हुआ, उनकी जो विभाव योजना जो है वो सीमित हो गई, है ना। जो उन्होंने वात्सल्य वर्णन, जो उनको श्रृंगार वर्णन करना और कृष्ण तक जो भी भागवत की कथा सुने थे, इस वजह से सीमित हो गई। अब इस सीमित होने ने क्या किया, उनको एक ही चीज को बार बार कहने को, विषय विस्तार उनका सीमित हो गया, तो कलागत श्रेष्ठता जो है इसमें आगे आप उभार सकते हैं। ठीक है, तो कलागत श्रेष्ठता इसमें आप अच्छे से उभार सकते हैं। इसके अलावा आगे चलकर जब बिहारी जैसे कवि इसमें जुड़ते हैं तो इसने क्या किया, कविता और कला को और गहराई से जोड़ा, जिससे चित्रकला संगीत आदि का जो आनंद है वो काव्य भाषा में घुल करके ब्रज भाषा को कलात्मक चमत्कृति के साथ अनुपम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने में सहायक हो रहता है। जैसे उदाहरण यहाँ पे डाल सकता है भाई, कहत नतर रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात। ठीक है, एक ही शब्द में 7 क्रियाएं। ठीक है, तो ये उदाहरण यहाँ पे जरूर दीजिएगा, उदाहरण एक जोड़ लीजिएगा। ठीक है, जब भी उदाहरण आए तो भरते रहिए पेपर 1 पेपर 2। कई लोग बोलते हैं पेपर 1 में उदाहरण नहीं लिखना है, भाई ऐसा नहीं है, नहीं लिखोगे तो नंबर बहुत कम आएंगे। उदाहरण के साथ अगर अपनी बातों को पुष्ट करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, फिर कुछ अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे भौगोलिक रूप से जो ब्रज क्षेत्र है वो यमुना तट पर अवस्थित है, और इस वजह से जैसे हम लोगों ने देखा था जो अवध क्षेत्र था वो क्या था, कृष्ण राम के जो है राम के मर्यादा पुरुषोत्तम और राम के औदात्य को धारण करता था। वहीं जो कृष्ण की कथा है वो जीवन में सभी कलाओं से युक्त है। ठीक है, जीवन जीने की कला को सिखाती है, आनंद और तन्मयता की खोज करती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है खाओ पियो मत खाओ पियो, कैसे है भाई, तो गाना है ना, खाओ पियो ऐस करो मित्रों दिल न किसी का दुखाओ ना, खाओ पियो ऐस करो मित्रों। ठीक है, तो खाओ पियो ऐस करो वाला वो माहौल था। उस खाओ पियो ऐस करो माहौल में आनंद और तन्मयता की खोज, भाई सीधे ग्वाला निकल रहे हैं, सवेरे जाके गाय चरा रहे हैं, आ रहे हैं शाम को गाय दूध कर पी रहे हैं, है ना। कृष्ण की जो गोपियां हैं, भाई भागवत की कथा देखिए, भागवत की कथा में है क्या, कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण रास रचा रहे हैं, कृष्ण घूम रहे हैं, कृष्ण खा रहे हैं, कृष्ण खेल रहे हैं, कृष्ण पी रहे हैं, सारी क्रियाएं कौन कर रहा है, कृष्ण कर रहे हैं। ठीक है, और कृष्ण भी कैसे कर रहे हैं, 16 पूरे 32 कलाओं से युक्त हैं। ठीक है, भगवान राम 16 कलाओं से युक्त थे, कृष्ण को माना जाता है पूरी 32 कलाएं जानते हैं। ठीक है, चोरी चकारी, ठीक है, पूरा मतलब हर चीज, ठीक है, हर चीज उनके मतलब 32 कलाएं हैं उनको, श्री कृष्ण में। भाई कोई वीडियो काट करके ये मत कर देना, ठीक है, कि सर बोल रहे हैं कि चोरी चकारी करते हैं, नहीं, मैं बता रहा हूँ, जैसे माखन चोरी, ठीक है, माखन चोर उनका नाम प्रसिद्ध था, रण छोड़, ठीक है, युद्ध छोड़ करके चले आए थे, रण छोड़ प्रसिद्ध था। तो जो कृष्ण हैं, कृष्ण के जो गुण हैं, जो कृष्ण की कलाएं हैं, है ना, कृष्ण स्वयं में कला संपन्न, स्वयं में गुण संपन्न है, और जीवन जीने की जो कला है, ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे कि जो भगवान राम है वो यहाँ पे मर्यादा को उभारते हैं, वहीं कृष्ण जीवन जीने की कला को सिखाते हैं। और ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में ब्रज क्षेत्र जो यमुना के तट पर अवस्थित है वो संपन्न होने के साथ साथ अब इसकी वजह से क्या होता है कि श्रृंगारिकता और जो वात्सल्य है ये वर्णन के लिए प्रमुख हो जाता है, और इससे जो इसकी कलात्मकता है ब्रज भाषा की वो अपने ज्यादा उभरती है। ठीक है, कृष्ण भक्त कवियों का जो जीवन है वो प्राय संघर्ष से अप्रभावित रहा। जैसे आप बात करेंगे कबीर की, तो कबीर बचपन में जाति से प्रभावित थे, है ना, जुलाहे के यहाँ मतलब माता पिता ने बचपन में त्याग दिया, जुलाहे ने पालन पोषण किया,
जायसी भाई मतलब उस समय अल्पसंख्यक धर्म से संबंधित थे, और ये जो तुलसीदास थे बहुत गरीब थे, ठीक है, लेकिन कृष्ण भक्त कवियों का जो जीवन है प्राय संघर्ष से अप्रभावित रहा। मस्त खाते पीते थे, सुबह शाम की आरती करते थे, जो भी भिक्षा मिलती थी खाते पीते थे। तो इससे क्या हुआ, और रीतिकाल में भी युद्ध खत्म हो गए थे, सुरक्षित माहौल था, दरबारी माहौल था, सामंती माहौल था। तो इसने क्या किया, लक्षणगढ़ परंपरा को विस्तार किया और ब्रज भाषा को इसने क्या किया, चरमोत्कर्ष प्रदान किया। ठीक है, तो ये चीजें आप बता सकते हैं। फिर कुछ सीमाएं बता दीजिए भाई, कि जो ब्रज भाषा है तीव्र भावुकता के संप्रेषण में विशेषीकृत हो जाने के कारण गंभीर वैचारिकता का निर्वाह नहीं कर पाई, जिसके कारण लौकिक जीवन की समस्या को पर जो विचार प्रक्रिया इसमें पनप नहीं पाई। मूल प्रकृति में चंचल और प्रमाणपूर्ण भाषा थी, जो कि मुक्तक काव्य के लिए तो बढ़िया थी, लेकिन प्रबंध काव्यों के लिए एक बहुत बड़ी सीमा बन करके उभरती है ना। गहन कलात्मकता के निर्वाह ने इसमें साधारण जीवन की अभिव्यक्ति को कठिन बनाने लगा, लोग इससे दूर हो गए, खड़ी बोली को विकास का अवसर मिल गया और ब्रज भाषा गौण हो गई। ठीक है, तो फिर बता सकते हैं निष्कर्ष में कि उपरोक्त सीमाओं के बावजूद कोमलता व माधुर्यता, गति, प्रवाह, चंचलता के साथ लयात्मकता और संगीतबद्धता ने ब्रज भाषा को गंभीर कलात्मकता का उपहार दिया। ठीक है, भले ही खड़ी बोली ने ब्रज भाषा को 19वीं शताब्दी के अंत में पछाड़ दिया, लेकिन ब्रज भाषा की कलात्मकता इससे कम नहीं होती है, बल्कि और बढ़ती है। ठीक है, ये सब आप जो है निष्कर्ष में डाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक प्रश्न भी हो गया, और ऐसे डिस्कशन में आपको फायदा मिल रहा है कि नहीं, अपने व्यूज जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो दिक्कत हो रही हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, हम लोग ताकि उस कमी को दूर करें और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने में आपका सहयोग कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग ये वाला जो खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप है, ये चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।